हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और ये वीडियो हम लोग लेके आते हैं अपनी एक वीडियो सीरीज के अंदर में, जहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं 500 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025। बहुत सारी वीडियो चैनल पे आ चुकी हैं, अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया तो उनको जाके जरूर करें। आज की इस वीडियो में ऐसे ही टॉपिक 5 में डिस्कस करने वाला हूं जो रहेंगे आपके ज्योग्राफी वाले सब्जेक्ट से। लेकिन आने वाली वीडियो में मैं आपको लिए जो है साइंस एंड टेक वाले टॉपिक भी डिस्कस करूंगा और एनवायरमेंट वाले टॉपिक भी डिस्कस करने वाला हूं। अगर अभी तक पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो उनको जाकर जरूर देखें, क्योंकि ये 500 टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल हो सकते हैं अगर आप 2025 के लिए प्रीलिम्स दे रहे हो। तो आज के टॉपिक कौन कौन से डिस्कस करते हैं एक बार ब्रीफली आपको मैं बता देता हूं। आइस स्तूपास के बारे में बात करेंगे तो लद्दाख में और जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला रीजन है वहां पे ये बड़ा ही यूनिक सा सिस्टम है जो कि इरिगेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। इसके बारे में बात करेंगे आइस स्तूपास। दूसरा जो है न्यू पंबन ब्रिज, देखिए नया ब्रिज बनाया गया है, पुराना ब्रिज जो है क्योंकि वो टूट गया था तो अपग्रेडेशन की रिक्वायरमेंट थी, तो हम लोगों ने नया ब्रिज बनाया है न्यू पंबन ब्रिज, इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा कोच राजबोंगिस कम्युनिटी जो कि आसाम से बिलोंग करती है, ये कम्युनिटी जो है एसटी स्टेटस की डिमांड कर रही थी और इनके ऊपर कुछ केसेस वगैरह डाल दिए गए थे, तो उसके रिगार्डिंग है, थोड़ा सा न्यूज में है। और आपको पता है कि यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक होता है, जब भी कोई ट्राइब न्यूज में होती है किसी भी रीजन की वजह से यूपीएससी हमेशा वहां से क्वेश्चन पूछता है। उसके अलावा सेगिंग फोल्ड के बारे में बात करेंगे। यू नो वेरी वेल के म्यांमार के अंदर बहुत ज्यादा भयंकर अर्थक्वेक आया था, थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड देयर, तो उस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे उसके पीछे रीजन क्या है बेसिकली, और ये फोल्ड जो है उससे कैसे जुड़ा हुआ है। और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ई प्राइम लेयर। तो वही कुछ साइंटिस्ट लोगों ने ये एविडेंस के साथ ये बात बोली है कि जो जो मेंटल और कोर बाउंड्री है वहां पे एक नई लेयर जो है वो डिस्कवर की गई है, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे, वो है आइस स्तूपास। और आर्टिकल क्या कहता है, देखिए, गिलगिट बाल्टिस्तान फार्मर्स टर्न टू आर्टिफिशियल ग्लेशियर टू टैकल वाटर क्राइसिस। तो इस एक हेडिंग से वो कई सारी चीजें पता लग गई। पहली बात ये कहां से रिलेटेड है, ये है गिलगिट बाल्टिस्तान जो कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो उसका एडमिनिस्टर करता है और फार्मर्स इसका यूज करते हैं टू टर्न आर्टिफिशियल ग्लेशियर। तो मतलब ये आर्टिफिशियल ग्लेशियर है, आइस स्तूपा की बात करते हो आर्टिफिशियल ग्लेशियर है, और क्यों यूज करते हैं, टू टैकल वाटर क्राइसिस। तो एक हेडिंग से आपको कई सारी चीजें यहां पे पता चल जाती हैं। अगर हम देखें इसकी डिस्कशन, देखिए थोड़ा सा अगर हम जूम करके दिखाऊं, ये जो आपको नजर आ रहा है पिरामिड के जैसा, ये है आइस स्तूपा, ठीक है। ये आइस स्तूपा बनता कैसे है और इसका यूज कैसे होता है वो आपको मैं बता देता हूं। देखिए क्या होता है, ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान या लद्दाख वाला रीजन है, यहां पे स्प्रिंग सीजन में और समर सीजन में पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से यहां पे जो क्रॉप्स होती हैं उनको पानी नहीं मिल पाता, वो डैमेज हो जाती हैं। तो उसके लिए एक बड़ा ही यूनिक सा सिस्टम निकाला गया, ये आइस स्तूपा वाला। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब विंटर होती है, विंटर में जब जो वाटर है वो फ्रीज हो जाता है। तो विंटर के टाइम पे जब वाटर जो है वो सब जीरो टेम्परेचर से नीचे चला जाता है, मतलब वो 0 डिग्री से नीचे चला जाता है, तो वो फ्रीज हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, वाटर को ऐसे ड्रिप करके, मतलब वाटर को स्प्रिंकल करते हैं, वाटर को ऐसे स्प्रिंकल करते हैं, धीरे धीरे करते रहते हैं, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, वो फ्रीज होने लगता है वाटर, और वो एक तरह का स्तूप बनता है। तो जैसे जैसे वो स्तूप बड़ा होता रहता है उसके ऊपर हम लोग और वाटर जो है स्प्रेड कर देते हैं, वो भी फ्रीज हो जाता है, और धीरे धीरे जो है वो इस तरह का एक स्तूपा आपके सामने बन जाता है, लाइक अ कॉन, ठीक है। ये विंटर सीजन में जितना भी इसके ऊपर पानी डालोगे वो उतना ही ज्यादा बड़ा बनता चला जाएगा। अब ये तो हो गया विंटर सीजन में। तो हमने क्या किया, बेसिकली एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर क्रिएट कर दिया। अब क्या होता है, जब समर सीजन आता है, यानी कि पहले तो स्प्रिंग सीजन आएगा, तो जब स्प्रिंग सीजन आता है और समर सीजन आता है, वहां पे ये जो स्तूपा है जो हम लोगों ने आर्टिफिशियल बनाया है वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगेगा। तो जो इसका वाटर है वो धीरे धीरे जो है वो यहां से निकलने लगेगा, और उसी वाटर को हम लोग यूज करते हैं अपनी क्रॉप्स में इरिगेशन के लिए, जिसमें एप्पल, एप्रिकॉट, व्हीट और बार्ली वगैरह के लिए यूज करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो गिलगिट बाल्टिस्तान में और लद्दाख में भी यूज किया जाता है। आपने जो है वांगचुक जी का नाम सुना होगा, अगर आपने 3 इडियट मूवी देखी है तो उसमें जो आमिर खान का कैरेक्टर होता है वो उनके कैरेक्टर पे होता है। रिसेंटली वो भी काफी न्यूज में रहे, क्योंकि लद्दाख के अंदर वो एसटी स्टेटस की डिमांड कर रहे थे, और वो जो है अनशन पे भी बैठे थे, बड़ा फेमस नाम है उनका, राइट। तो उनके द्वारा भी जो है इस कॉन्सेप्ट को काफी पॉपुलराइज किया गया है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक जो अपने पास आता है वो है न्यू पंबन ब्रिज। देखिए पहले हमारे पास एक पुराना पंबन ब्रिज हुआ करता था, लेकिन उसकी जगह पे हम लोगों ने एक नया कंस्ट्रक्ट कर दिया है, जिसे कह रहे हैं न्यू पंबन ब्रिज। तो आर्टिकल क्या कहता है, पंबन ब्रिज इनॉग्रेशन हाईलाइट्स पीएम मोदी इनॉग्रेट्स न्यू रेल ब्रिज इन रामेश्वरम। तो इस हेडिंग से आपको 2-3 चीजें पता चलती हैं। पहला तो यह है कि भैया ये रामेश्वरम के अंदर है। दूसरा ये पता चलता है कि एक रेल ब्रिज है, ये दूसरे किसी और टाइप का ब्रिज नहीं है, यानी कि रोड ब्रिज वगैरह नहीं है, और इसको पीएम मोदी ने
जो है इनोग्रेट किया था। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं पम्बन ब्रिज के बारे में। तो थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, देख कहाँ पे है ये आपको समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली तमिलनाडु से बिलोंग करता है, रामेश्वरम आइलैंड भी जो है तमिलनाडु में ही है। ये जो आपका आइलैंड यहाँ पे नजर आ रहा है दोस्तों, ये है रामेश्वरम, और यहाँ पे है तलई मन्नार जो कि श्रीलंका का आइलैंड है। तो और रामेश्वरम का जो लास्ट पॉइंट होता है उसे धनसुकोडी कहते हैं, जो इंडिया का भी लास्ट पॉइंट आप कह सकते हो। तो धनसुकोडी से तलई मन्नार के बीच में है राम सेतु, जिसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। लेकिन यहां पे बात एडम ब्रिज की नहीं हो रही है, यहां पे बात हो रही है पम्बन ब्रिज की। तो जो रामेश्वरम आइलैंड है, यहां से मेन लैंड इंडिया को ज्वाइन करवाता है, इसको बोलते हैं पम्बन ब्रिज। और ये दिखने में थोड़ा इस तरह का लगता है। तो बेसिकली ये ब्रिज है जो दो इन प्लेसेस के बीच में बना हुआ है, और ये एक तरह का कैंटिलीवर ब्रिज है, यानी कि इसके नीचे से जब शिप्स पास होते हैं तो ये आगे थोड़ा ना ऐसे ओपन हो जाता है और वो आराम से इसके नीचे से पास कर सकते हैं। तो ये ब्रिज जो है एक बड़ा ही लैंडमार्क ब्रिज है अपने आप में, और इसकी जर्नी बड़ी शानदार रहती है। सबसे पहले 1914 के अंदर जो है इसको बनाया गया था, ओपन किया गया था ब्रिटिशर्स के टाइम पे। लेकिन बीच में जो एक दो बार डैमेज भी हुआ है, सुनामी आई थी वहां पे भी डैमेज हुआ था। लेकिन अब हम लोगों ने इस पे नया ब्रिज बना दिया है। 2019 के अंदर आइडिया था नया ब्रिज बनाने का, और फाइनली 2025 के अंदर इसको इनोग्रेट भी कर दिया गया है। तो एक दो बातें जो आपके इसके बारे में पता होनी चाहिए। पहले जो हमारे पास ब्रिज हुआ करता था, इसके अंदर 19 मीटर की जो है क्लियरेंस हुआ करती थी, मतलब शिप्स जो है वो पास होते थे। अब क्योंकि ये पहले से बड़ा बना दिया गया है, अब इसकी जो क्लियरेंस है वो 22 मीटर्स की है, यानी कि इससे पहले से कंपैरिजन में बड़े ब्रिज जो है इसके नीचे से पास हो सकते हैं। उसके अलावा ये एक डबल लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन वाला ब्रिज है, मतलब पूरी तरह से जो है इलेक्ट्रीफाई किया गया है, और डबल लाइन वाला है, मतलब इस पे आप ज्यादा ट्रेन लेके जा सकते हो, ज्यादा लोड लेके जा सकते हो, सामान लेके जा सकते हो। तो ये एक हमारा सेंटिलीवर जो है कैंटिलीवर ब्रिज आपको देखने को मिलता है बिटवीन रामेश्वरम आइलैंड टू द मेनलैंड ऑफ इंडिया। इतना आपको याद रखना है। हालांकि ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में भी था। कंट्रोवर्सी में इसीलिए था क्योंकि जो तमिलनाडु के सीएम साहब हैं स्टालिन जी, वो इनॉग्रेशन में गए नहीं, पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन वो करना चाहिए था, कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे। खैर एनीवेज, पॉलिटिक्स में हम लोग ज्यादा नहीं जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है जी, कोच राजबोंगिश कम्युनिटी। ठीक है, देखिए वैसे तो दो अलग अलग कम्युनिटी होती हैं, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये इनका कल्चर और सब कुछ इस तरह से मर्ज हो गया है, आज के टाइम पे हम लोग इसको एक ही कम्युनिटी की तरह देखते हैं। तो आर्टिकल क्या कहता है, 28,000 केसेस इन आसाम्स फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल टू बी विदड्रॉन एज हिमंता डिक्लेयर्स रिलीफ फॉर कोच राजबोंगिश कम्युनिटी। बेसिकली देखिए ये जो कम्युनिटी है ना, वो आसाम की इंडिजिनस नहीं है, वैसे वो थोड़ा बाहर से आई है। और जब एनआरसी वाला इशू हुआ तो बहुत सारी जो कम्युनिटी के 20,000 लोग थे, इनको फॉरेन ट्रिब्यूनल के अंदर डाल दिया गया। इसका मतलब ये है कि आसाम की जो गवर्नमेंट है इनको एनआरसी से बाहर रख रही थी, लेकिन अब उन केसेस वगैरह को वापस ले लिया गया है। दूसरा रीजन ये है कि ये कम्युनिटी न्यूज में है, ये भैया ये अपने लिए शेड्यूल ट्राइब का डिमांड कर रही है, अभी तक इनको एसटी स्टेटस नहीं दिया गया है, तो उस वजह से न्यूज में था। तो आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो आसाम, वेस्ट बंगाल और मेघालय के अंदर ये प्राइमरीली ट्राइब आपको देखने को मिलती है, मतलब ये कम्युनिटी आपको यूजुअली देखने को मिलती है। ये दो कम्युनिटी है, एक है का नाम है कोच, दूसरे का नाम है राजबोंगिस। कम्युनिटी इज सीकिंग रिकॉग्निशन एज द शेड्यूल ट्राइब इन आसाम एंड अदर स्टेट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया। देखिए जब भी आसाम की बात करते हैं ना हम लोग, तो आपको अहोम किंगडम के बारे में पता होगा, बड़ा ही शानदार किंगडम था, इवन मुगल्स को भी कई बार इन्होंने हराया था। लेकिन आसाम में अहोम किंगडम के आने से पहले एक और जो है किंगडम हुआ करता था, जिसे कहते थे कचरी किंगडम। और ऐसा माना जाता है कि ये जो कोच स्पेशली जो बोंगिस हैं, ये इसी किंगडम के जो रूलर्स हुआ करते थे उनके डिसेंडेंट्स माने जाते हैं। दे वर अ पार्ट ऑफ द बंगाली स्पीकिंग पीपल इन द पास्ट एंड ऑफन एसोसिएटेड विद द एग्रीकल्चर एंड द पेजेंट क्लासेस। तो ऐसा कहा जाता है कि भैया वेस्ट बंगाल से ये लोग आए थे, जनरली बंगाली लैंग्वेज बोलते थे, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है अब ये एसएमीज ही बोलते हैं। वैसे भी एसएमीज और बंगाली में कोई ज़्यादा फर्क ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी अब इन दोनों कम्युनिटी को एक ही कम्युनिटी की तरह ट्रीट किया जाता है, कोच राजबोंगिश। और ये एसटी कम्युनिटी नहीं है। अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है ना, कई बार पूछ लेता है, वो एक तरफ कम्युनिटी का नाम देगा, दूसरी तरफ पूछेगा कि एसटी स्टेटस है या ओबीसी है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे यूजुअली पूछ सकता है। तो आपने याद रखना है कि शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस नहीं है। कभी कभी ऐसे भी पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी हैज नॉट बीन अवॉर्डेड एज द शेड्यूल ट्राइब स्टेटस। तो आपको याद रखना है कि कोच राजबोंगिस को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस नहीं दिया गया है। तो एक ही क्वेश्चन से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकते हैं कि टॉपिक से, थोड़ा उस परस्पेक्टिव से आपने इसको याद रखना है। आगे बढ़े, सेगिंग फॉल्ट। देखिए भैया म्यांमार के अंदर अभी बहुत भयंकर अर्थक्वेक आया, थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड अनफॉर्चुनेटली। और इंडिया ने भी म्यांमार के अंदर एक ऑपरेशन भेजा था, जिसे हम लोग कह रहे हैं ऑपरेशन ब्रह्मा। तो कई सारे ऑपरेशन इंडिया करता है, ये जो हम लोगों ने किया है वो ऑपरेशन ब्रह्मा है। अच्छा, नेपाल में जब अर्थक्वेक आया था तब भी हम लोगों ने एक बहुत जबरदस्त ऑपरेशन किया था। आप उस ऑपरेशन का नाम क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जो नेपाल के अंदर हम लोगों ने किया था। तो आर्टिकल क्या कहता है, वाई द सर्ज इन अर्थक्वेक लेटली।
कुड अ बिगर वन बी नेक्स्ट। देखिए अर्थ म्यांमार के आसपास ना छोटे छोटे अर्थक्वेक कई बार आ चुके हैं, तो कुछ साइंटिस्टों को कहना है कि शायद ये एक बहुत बड़े अर्थक्वेक का सिग्नल हो सकता है। अब वो आएगा कि नहीं आएगा देखिए कुछ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अर्थक्वेक को आप यूजली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, और कितना बड़ा आएगा ये भी आप प्रिसाइजली नहीं बता सकते हो, उस तरह की टेक्नोलॉजी अभी हम लोगों ने डेवलप नहीं की है। लेकिन ये अर्थक्वेक आया क्यों है दोस्तों? ये इसलिए आया है क्योंकि यहां पे एक फॉल्ट क्रिएट हुआ है, और ये पहले से ही फॉल्ट है, इसको बोलते हैं सैगिंग फॉल्ट। तो देखिए हमें, अगर आपने थोड़ा बहुत प्लेट टेक्टोनिक पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि हमारे पास बहुत सारी मेजर प्लेट होती हैं, कुछ हमारे पास माइनर प्लेट होती हैं। हमारे पास एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, जिसका एक इंडियन प्लेट भी बोल देते हैं, ये एक मेजर प्लेट है। उसके अलावा हमारे पास एक यूरेशियन प्लेट है, जो ये भी एक मेजर प्लेट है। और म्यांमार के अंदर बनता है एक फॉल्ट, यानी कि यहाँ पे इंडियन प्लेट और जो यूरेशियन प्लेट है वो आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। इंडियन प्लेट जो है थोड़ा नॉर्थवर्ड जा रही है, और जो यूरेशियन प्लेट है वो थोड़ा सा साउथ की तरफ आ रही है, जिसकी वजह से इनके बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होता है, लॉकिंग अनलॉकिंग का पैटर्न होता है, और इनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो रिलीज होती है, और जब पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होती है तो अर्थक्वेक जनरेट होता है। उस पर्सपेक्टिव से आपने इसको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। इसको सेगिंग फोल्ट कहते हैं, 1500 किलोमीटर लंबा है, एंड दिस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट एक्टिव फोल्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। और ये जो फोल्ट का नेचर है वो कैसा है, वो है स्ट्राइक स्लिप फोल्ट है, स्ट्राइक स्लिप जो है फोल्ट है, ये भी आपको याद रखना है। हल्का सा बता दें तो कि स्ट्राइक स्लिप फोल्ट क्या होता है। देखिए फोल्ट कई तरह के हो सकते हैं। एक फोल्ट वो होता है यूजली जो कि लाइक इस तरह से होता है, अप एंड डाउन होता है, एक डाउन एंड अप होता है, और एक ऐसे साइड बाय साइड होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो, अगर आप थोड़ा सा आपको मैं बताऊं, जैसे कई बार क्या होता है ना, फोल्ट जो है थोड़ा इस तरह का क्रिएट हो जाता है, समथिंग लाइक दिस। तो ये प्लेट जो है ऊपर की तरफ खिसक जाती है, एक प्लेट जो है वो इस तरह से ऊपर की तरफ चली जाती है, एक ये फोल्ट होता है। एक दूसरा फोल्ट होता है जिसमें क्या होता है कि एक जो मिडिल प्लेट है वो थोड़ा नीचे की तरफ चली जाती है, ये भी एक फोल्ट क्रिएट होता है। और एक फोल्ट होता है जिसमें दो प्लेट जो है हॉरिजॉन्टली मूव करती हैं, ठीक है, वर्टिकली नहीं करती हैं, वो हॉरिजॉन्टली मूव करती हैं एक दूसरे के साथ, उसको जो है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट बोलते हैं। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट वगैरह में किसी तरह की जो है रिज वगैरह नहीं बनते हैं, यहाँ पे रिफ्ट वैलीज वगैरह नहीं बनती हैं, सिंपली फॉल्ट होता है। तो ये जो फॉल्ट है हमारा वो स्ट्राइक स्लिप टाइप का ही फॉल्ट है। देखिए फोल्ट वगैरह का मैं टॉपिक डिटेल में तो नहीं जा सकता, हो सकता है आपने जियोग्राफी की स्टैंडर्ड अपनी पढ़ाई के अंदर उसको पढ़ा होगा, बट ये आपको याद रखना है कि ये स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट होता है। एक हमारे पास नॉर्मल फॉल्ट होता है, एक हमारे पास रिवर्स फॉल्ट होता है। नॉर्मल जो रिवर्स फॉल्ट होता है वो आपको हिमालय में देखने को मिलता है, यूजली जहां पे कंप्रेशनल प्लेट बाउंड्री होती है, जहां पे कंट्रैक्शन इस तरह से कंप्रेशन होता है, वहां पे आपको रिवर्स देखने को मिलता है, और जहां पे टेंशनल फोर्सेस होती हैं इस तरह से, वहां पे आपको जो है नॉर्मल फॉल्ट देखने को मिलता है। और ये एक स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट होता है जो कि यूजली हॉरिजॉन्टल जो बॉडीज होती हैं उनके बीच में रहता है। चलिए आगे बढ़े। चलिए जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ई प्राइम लेयर। ई प्राइम लेयर, हम लोगों ने इंटीरियर ऑफ स्ट्रक्चर तो पढ़ा ही है, हमारे पास कई सारी लेयर्स होती हैं। अगर आप केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से जाएं तो हमारे पास क्रस्ट है, मेंटल है और कोर होती है। अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से जाएं तो हमारे पास लिथोस्फेयर है, एस्थेनोस्फेयर है, फिर हमारे पास लोअर मेंटल आ जाती है, फिर हमारे पास आउटर कोर है, फिर हमारे पास इनर कोर है। तो ये जो फिजिकल या मैकेनिकल डिवीजन है हमारी लेयर्स का, अब यहां पे एक और लेयर डिस्कवर की गई है जिसे कहा गया है ई प्राइम लेयर। देखिए अभी इसका पीयर रिव्यू करना बाकी है, लेकिन कई एविडेंस ऐसा सजेस्ट करते हैं कि शायद हमारी जो मेंटल कोर बाउंड्री है, जो मेंटल कोर बाउंड्री है वहां पे हो सकता है एक नई लेयर बन गई हो, ठीक है। आर्टिकल क्या कहता है, अर्थ्स कोर मिस्टीरियस न्यू लेयर फॉर्म्ड ड्यू टू सरफेस वाटर डाइविंग डीप। अच्छा ये बनी कैसे, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। देखिए हमारी जो अर्थ है, हमारे पास यहाँ पे ये देखिए आपका मेंटल है, ये हमारी इनर कोर है, ये हमारी आउटर कोर है, ये हमारी लिथोस्फेयर की क्रस्ट है। अब हुआ ये कि आउटर कोर और मेंटल की बाउंड्री के बीच में एक नई लेयर देखने को मिली, ठीक है जी, नई लेयर। और ये नई लेयर बनी कैसे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए जब सबडक्शन होता है, यानी कि जब लेट से जो ओशैनिक प्लेट होती हैं, जब वो एस्थेनोस्फेयर के अंदर सबडक्ट होती हैं, नीचे जाती हैं, तो अपने का साथ कुछ वाटर भी लेके जाती होंगी। अब ओवर अ पीरियड ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स हुआ ये कि बहुत सारा वाटर जो है वो चला गया कहां, ये वाटर चला गया कोर मेंटल की बाउंड्री तक, कोर मेंटल की बाउंड्री तक अराउंड 1800 माइल्स यानी कि 2900 किलोमीटर तक चला गया वो। अब ये जो वाटर गया है नीचे, इसने क्या किया,
इट रिएक्टेड विद द सिलिकॉन इन द कोर, तो कोर के अंदर थोड़ा बहुत सिलिकॉन होती है, उसके साथ रिएक्ट करके इसने सिलिका बना दिया और इससे एक नई लेयर जनरेट हो गई। The upon reaching the core mantle boundary about 1800 miles below the surface, the water initiates significant chemical changes influencing the core structure. Scientists have observed that the subducted water reacts chemically with the core material under high pressure. भाई सीधी सी बात है, वहां पे हाई प्रेशर तो होगा ही, और जब हाई प्रेशर के ऊपर ये वाटर सिलिकॉन वगैरह के साथ रिएक्शन करता है तो वहां पे क्या बनाता है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन रिच and silicon depleted layer at the outer core resembling a film like structure, मतलब बहुत ही थिन एक सिलिकॉन जो डिप्लीटेड एक हाइड्रोजन रिच एक लेयर बनाता है बहुत ही थिन, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है ई प्राइम लेयर। अब ये बात यह कि भैया जो ई प्राइम लेयर है इससे हो क्या रहा है, इससे इंपैक्ट क्या हो रहा है? इसका इंपैक्ट ये हो रहा है कि इससे थोड़ी बहुत डेंसिटी जो है वो रिड्यूस हो रही है, और डेंसिटी रिड्यूस होने की वजह से जो साइज्मिक एक्टिविटी है, यानी कि जो हमारी अर्थक्वेक रेडिएशंस होती हैं, वेव्स होती हैं, जिसे हम लोग पी वेव एस वेव वगैरह कहते हैं, उनके अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस यहां पे देखने को मिल सकता है। अभी ये जो डिस्कवरी हुई है बहुत इनिशियल स्टेज में है, अभी इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने बाकी हैं। कुछ टाइम पहले एक और रिसर्च हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि हमारा जो हमारा अराउंड इन द जो एस्थेनोस्फीयर है, बेसिकली जो लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर के आसपास की बाउंड्री है, वहां पे शायद एक बहुत बड़ा ओशन है। अब उसके बारे में रिसर्च चल रही है। तो बेसिकली ये आपको बस एक रिसेंट करंट अफेयर्स के लिए याद रखना है, लेकिन ये मत मान के चलिए कि परमानेंट यहाँ पे वो बाउंड्री होगी ही। इसके लिए अभी रिसर्च करना काफी बाकी है और फ्यूचर में जो है और इसके लिए हम लोग अपग्रेडेशन करते रहेंगे। तो ये था दोस्तों आपसे आज के 5 टॉपिक, आई स्तूपा, न्यू पंबन ब्रिज, कोच राजबोंगिस कम्युनिटी, सेगिंग फोल्ड एंड द ई प्राइम लेयर। अभी तक हम लोगों ने ज्यादातर ज्योग्राफी के टॉपिक्स कवर किए हैं जो बेसिकली मैंने करवाए हैं, लेकिन अभी नेक्स्ट वीडियो से हम लोग करने वाले हैं साइंस एंड टेक वाले टॉपिक्स और एनवायरमेंट वाले भी टॉपिक्स, क्योंकि 500 टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करने हैं। तो जो करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से साइंस एंड टेक में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और एनवायरमेंट में है वो मैं यहां पे इंक्लूड करूंगा। अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको जाकर जरूर देखें, और आने वाली वीडियोस भी बहुत जबरदस्त रहने वाली हैं। यहां पे आपको जो इन्फॉर्मेशन देता हूं वो टू द पॉइंट देता हूं ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट मत हो, और प्रीलिम्स में जिस तरह के टॉपिक्स आते हैं जो कि मेमोरी बेस्ड होते हैं, फैक्ट बेस्ड होते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस को आप आराम से सोल्व कर सको और 2 नंबर आप जो है वो लेके आ सके, क्योंकि ये एक नंबर 2 नंबर ना बहुत क्रूशियल होते हैं भैया प्रीलिम्स के लिए। तो उस पर्सपेक्टिव से टॉपिक हम लोगों को करने थे। तो दोस्तों आज के टॉपिक आपको समझ में आए हैं, कुछ आपको वैल्यू एडिशन यहां पे मिला हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 दे रहे हैं या फिर दूसरे एग्जाम भी दे रहे हैं, तो वो वहां पे भी हेल्प करेगा। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।